आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ के रतनपुर के कलचुरी वंशों के बारे में देखा था। आज का जो वीडियो बन रहा है हमारा, उसमें हम आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर के कलचुरी वंश के शासकों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से रतनपुर के जो शासक हैं वो रायपुर में जाकर शासन किए हैं, शासन काल उनका चला है। उसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं नए यूजर्स को बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं, किंतु जो यूजर होंगे ध्यान देंगे कि वो हमारे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बारीक से बारीक चीज़ भी ज्ञान प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं रायपुर के कलचुरी शासक से। रायपुर के जो कलचुरी शासक है वो रतनपुर से आए हुए हैं। और ये कब आए तो मैं आप लोगों को बताया था कि जब रतनपुर के कलचुरी शासक होते हैं प्रताप मल्ल, उनके पश्चात स्टार्ट हो जाता है अंधकार युग। और इसी अंधकार युग में रायपुर का रतनपुर का जो कलचुरी शासक हैं वहाँ की एक शाखा जिसको बोलते हैं लाहौरी शाखा, वो लाहौरी शाखा चली जाती है कहाँ? रायपुर। और रायपुर में आकर बस जाती है और यहाँ अपना शासनकाल चलाती है। तो आज का जो वीडियो हम बनाए हैं वो रायपुर के इन्हीं कलचुरी शासकों के बारे में बनाए हैं। रायपुर के जो कलचुरी शासक की पढ़ाई स्टार्ट होती है वो होती है केशव देव से। अर्थात रायपुर के प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? तो रायपुर के कलचुरी शासक प्रथम कौन थे? केशव देव। इन्हें हम कह सकते हैं कलचुरी, रायपुर के कलचुरी शासक का संस्थापक। क्या बोल सकते हैं? रायपुर के कलचुरी शासकों का संस्थापक किसे कहेंगे? केशव देव को। नाम याद रखिएगा, रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? तो केशव देव। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? अगर प्रश्न में आता है कि रायपुर के जो प्रथम कलचुरी शासक हुए या जो संस्थापक हुए उनकी राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा कि केशव देव की राजधानी थी खल्लारी। और खल्लारी कहाँ आता है? तो मैं महाभारत काल की वीडियो में बता चुका था कि खल्लारी आता है महासमुंद जिले में। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ था महाभारत काल में? तो भीमपद चिन्ह प्राप्त हुआ था, ये बता चुका था। तो यही खल्लारी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। किन्होंने? केशव देव ने। और केशव देव के पश्चात अगले शासक हुए कौन? रामचंद्र देव। अब यदि हम ये देखें कि रायपुर के जो कलचुरी शासक हैं उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी वंश में एक शासक हैं ब्रह्मदेव करके, और उनके दो शिलालेख प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से? खल्लारी से और रायपुर से। याद रखिएगा, ब्रह्मदेव नामक शासक के दो शिलालेख प्राप्त होते हैं खल्लारी और रायपुर से। तो उन्हीं के शिलालेख से इन वंश के शासकों के बारे में पता चलता है। तो केशव देव के पश्चात हुए अगले शासक कौन? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और जिन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की। याद रखिएगा, रामचंद्र देव ने रायपुर नगर की स्थापना की। कभी प्रश्न आता है कि रायपुर नगर की स्थापना किन्होंने की, तो रायपुर नगर की स्थापना की रामचंद्र देव ने। रामचंद्र देव के पश्चात अगले शासक होते हैं स्वयं ब्रह्मदेव। अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया कि ब्रह्मदेव वही शासक हैं जिनके दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? खल्लारी और रायपुर से, जिसके माध्यम से इस वंश के समस्त शासकों के बारे में पता चलता है। तो ब्रह्मदेव के वही जो शासक है, वही दो शिलालेख है। कौन कौन से? खल्लारी और रायपुर। याद रखिएगा, ब्रह्मदेव के दो शिलालेख खल्लारी और रायपुर से प्राप्त हुए हैं। और ब्रह्मदेव ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। सर्वप्रथम जब केशव देव आए तो उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई? खल्लारी अर्थात महासमुंद को। लेकिन जब ब्रह्मदेव शासक बने तो उन्होंने अपनी राजधानी खल्लारी महासमुंद से ट्रांसफर कर दी। कहाँ ट्रांसफर की? तो रायपुर ट्रांसफर की। याद रखिएगा, राजधानी परिवर्तन किन्होंने की? ब्रह्मदेव ने। कहाँ की? तो खल्लारी से रायपुर की। ठीक, इसके पश्चात इन्हीं के शासन काल में एक मोची हुआ जिनका नाम था देवपाल मोची। क्या नाम था? देवपाल मोची। इन्हीं देवपाल मोची ने विष्णु मंदिर का भी निर्माण किया है। याद रखिएगा कि रायपुर के कलचुरी वंश के शासन काल में किसने विष्णु मंदिर का निर्माण किया? तो इनके काल में, ब्रह्मदेव के काल में एक मोची हुए जिनका नाम था देवपाल मोची, उन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण किया। और इनके बारे में और साक्ष्य देखने को मिलता है कि इन्होंने कवर्धा के फड़ी नागवंश के शासक मुनिंग देव से संबंध इनका ज्ञात होता है। किनका? ब्रह्मदेव का संबंध ज्ञात होता है फड़ी नागवंश के मुनिंग देव से। इसके पश्चात अगले शासक हुए अमर सिंह। अमर सिंह जो हैं इस वंश के अंतिम शासक सिद्ध हुए। इसके पश्चात रायपुर के कलचुरी वंश के कोई भी अन्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और इन रायपुर के कलचुरी वंश के जो शासक हुए उनके संबंधित जो कवि हैं उनके बारे में भी देखने को मिला है कि इस समय के कवि हुए हैं रेवाराम जी। रेवाराम जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में यदि हम देखें तो रेवाराम जी की रचनाएं है पांडुलिपि। याद रखिए, क्या? पांडुलिपि, विक्रम विलास। चार रचनाएं हुई हैं, पांडुलिपि, विक्रम विलास,
रामाश्वमेघ और रतनपुर के इतिहास। कौन कौन सी? पांडुलिपि, विक्रम विलास, रामाश्वमेघ और रतनपुर के इतिहास। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से याद कर लीजिए। क्या क्या? पांडुलिपि, विक्रम विलास, रामाश्वमेघ और रतनपुर का इतिहास किनके काल में हुआ है? तो रायपुर के कलचुरी वंशों के शासकों के काल में हुआ है। और कौन से कवि के द्वारा? तो रेवाराम कवि के द्वारा। अगले कवि आए जिनका नाम था गोपाल प्रसाद मिश्र या गोपाल चंद्र मिश्र या गोपाल मिश्र। कि 3 नामों से जाना है, गोपाल प्रसाद मिश्र, गोपाल चंद्र मिश्र और गोपाल मिश्र, जिन्हें छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं के बारे में भी देखने को मिलता है खूब तमाशा। इससे पहले हमने जब राज सिंह के दरबार में पढ़ा तो उसके दरबारी कवि कौन थे? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र किनके दरबारी कवि थे? तो कलचुरी वंश के शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। और उन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में किसकी आलोचना की थी? तो उन्होंने अपनी खूब तमाशा नामक रचना में औरंगजेब, जो उस समय के मुगल सम्राट थे, उनकी कटु आलोचना की थी। याद रखिएगा इसको भी। अगले शासक जो अगले गोपाल मिश्र के जो अगली रचना है उसको देखते हैं, तो अगली रचना देखने को मिलती है सुदामा चरित्र। और उसके पश्चात अगली रचना जैमिनी अश्वमेघ। कौन कौन सी? खूब तमाशा, सुदामा चरित्र और जैमिनी अश्वमेघ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा कि रायपुर के जो कलचुरी शासक हैं वो रतनपुर के लाहौरी शाखा हैं। और जब अंधकार युग उत्पन्न हुआ, ठीक उसी समय वहां से कुछ शासक रायपुर आ गए और रायपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है ब्रह्मदेव के 2 शिलालेख से, जो खल्लारी से और रायपुर से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से यह प्राप्त देखने को मिलता है कि रायपुर के जो संस्थापक हुए, रायपुर के कलचुरी वंश जो संस्थापक हुए, वो संस्थापक हुए केशव देव। और केशव देव ने अपनी राजधानी बनाई खल्लारी महासमुंद को। उसके पश्चात जो अगले शासक हुए रामचंद्र देव, उन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की। तत्पश्चात जो अगले शासक हुए ब्रह्मदेव, उनके जो स्रोत हैं खल्लारी और रायपुर शिलालेख, वहां से जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपनी राजधानी खल्लारी से रायपुर ट्रांसफर कर दी, अर्थात परिवर्तित कर दी। तत्पश्चात यह देखने को मिलता है कि इन्हीं के शासनकाल में एक मोची हुआ जिनका नाम था देवपाल मोची। इस देवपाल मोची ने क्या किया? देवपाल मोची ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और देखने को मिलता है कि इनका संबंध कवर्धा के फड़ी नागवंश के शासक मोनिंग देव से भी है। अगले शासक जो हुए वो है अमर सिंह, जो कि इस वंश के अंतिम शासक हुए। और इन्हीं के शासनकाल में 2 कवियों के बारे में उल्लेख है, जिसमें से प्रथम है रेवाराम जी। रेवाराम जी के 4 इसमें से प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी? पांडुलिपि, विक्रम विलास, राजस्वमेघ और रतनपुर का इतिहास। इसके अलावा जो दूसरे कवि हैं गोपाल प्रसाद मिश्र, जिसको छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से खूब तमाशा, सुदामा चरित्र और जैमिनी अश्वमेघ। ये हुए हमारे रायपुर के कलचुरी शासक या कलचुरी वंश के शासकों के बारे में जानकारी। इसके पश्चात जो है अगले जो शासक होते हैं वो बस्तर के छिंदक नागवंश, कवर्धा के फड़ी नागवंश के शासक, उनके बारे में जो है हम अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। परंतु यदि हमारे चैनल में कोई नए यूजर होंगे तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी समस्त वीडियोस प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।